तो ये एल्कीन से हो गया। एल्कीन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एल्कीन में क्या होगा, दो रिएक्शन है। एक मैंने अभी बताया आपको CH3 है, C डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे H आ जाएगा। और एक हमने क्या किया था, Cl2 किया था लाइट की प्रेजेंस में। और एक हमने यही रिएक्शन लिखी थी। और यहाँ पे कोई भी एजेंट को आप यूज कर लो। एजेंट मतलब जैसे CH2 लिख लिया उसने या CCl4 लिख लिया, तो उन दोनों केस में आंसर अलग अलग आते हैं। इस केस में क्या होगा, आंसर ये आ जाएगा Cl और Cl, अगर आपने कोई रिएजेंट को यूज किया है। और यहाँ पे लाइट है या हीट है, लाइट और हीट है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इधर चला जाएगा CH2, यहाँ पे Cl आ जाएगा और बाकी ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाता है आपका। तो ये दोनों चीज को आपको याद रखना है कि दोनों में ये इंटरमीडिएट का रोल बहुत ज्यादा है। इसके बाद आपका एल्कोहल का बताया था मैंने आपको। एल्कोहल में क्या था, एल्कोहल आप लोगे चाहे यहाँ पे PCl3 होगा, PCl5 हो जाएगा, या SOCl2 हो जाएगा, या लुकास रिजेंट हो जाता है ZnCl2 एंड HCl। ठीक है, एक रेड फॉस्फोरस होता है और इसमें I2 ऐड करते हैं हम, या Br2 ऐड कर देते हैं रेड फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो सब में आंसर सेम बनता है। आंसर तो सबका सेम यही बनेगा RCl। लेकिन कई बार वो आपसे कहता है बाई प्रोडक्ट भी बता दो क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट सबके अलग अलग होते हैं। जैसे PCl3 है, इसके बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, S3PO3। ये है PCl5 का POCl3 और HCl। अगर SOCl2 का बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, SO2 और HCl। इसका बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, इसमें बनेगा आपका H2O। ठीक है, और ये भी इन दोनों को मिलके बनता है, एक्चुअल में Br3 बन जाता है। ठीक है, हालांकि ये Br या I के लिए ज्यादा वो है एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वही वाली रिएक्शन होती है जैसे ये वाली हो जाती है। लेकिन वो कहेगा कि हमने यहाँ पे PBr3 क्यों नहीं ले लिया। ठीक है, PBr3 क्यों नहीं ले लिया, तो हमने इसलिए क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, ये अनस्टेबल होता है। तो ये जब अनस्टेबल होता है तो आप इसको उसी समय बनाओगे। तो बनाएंगे कैसे, जैसे मैंने फॉस्फोरस और Br2 मिला के दोनों को मिक्स किया, तब ये PBr3 बनता है। तो ये रिएक्शन में ही बनेगा और वही यूज हो जाएगा। आप इसे अलग से रखना चाहोगे तो ये अलग से नहीं बनता। इसे एक वर्ड यहाँ पे हम यूज करते हैं इन सीटू, तो बुक में लिखा रहता है इट इज इन सीटू, मतलब ये रिएक्शन के बीच में बनता है बस। आप इसको जैसे ये है, ये अलग से आप रख सकते हो, इसको अलग से रख सकते हो, ऐसे इन्हें अलग से नहीं रख सकते आप। तो उसको कहते हैं इन सीटू। इन सबको अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना है। अल्कोहल, देखो ये प्रोडक्ट सेम है अल्कोहल, तो ये सबको अल्कोहल के साथ करना है और सब में एक ही प्रोडक्ट देगा। ये सब के सब जो हैं, पांचों के 5 या 6 जो भी हैं, तो मेन प्रोडक्ट इसका यही बनेगा RCl। बाई प्रोडक्ट सबके अलग अलग बनेंगे। ठीक है, ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन है। तो अल्कोहल का अब इनका काम क्या है, देखो ये आपको सैंपल में भी क्वेश्चन आया था कि उसने क्या किया, आपको यहाँ पे लिख दिया PCl3 PCl5, और यहाँ पे उसने दे दिया आपको प्रोडक्ट 1 2 3 और यहाँ लिख दिया Cl। और दूसरे में भी उसने लिख दिया यहाँ पे PCl5 और यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl। ठीक है, और वो कहता है बताओ ये X क्या है, ये Y क्या है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सा रिएजेंट किस पे काम करता है। तो जो PCl3 है या PCl5 पे ये क्या करता है, ये OH को हटाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो कुल मिला के जहाँ पे Cl है उसको हटाओ, यहाँ पे OH लगा दो, ये आपका X बन गया। ऐसी PCl5 का रोल क्या है, जहाँ पे OH होगा वहां पे Cl आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले क्या रहा होगा, पहले तो OH रहा होगा,
तो ये OH है, तो ये बन गया आपका Y बस। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे XY के और आपको इंटरमीडिएट दिया होगा, तो आपको समझ जाना है किसका रोल क्या है, ठीक है। तो वो करता क्या है, तो जैसे इसका काम केवल क्या है, PCl5 हो, SOCl2 हो, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जो PCl5 है, PCl3 है, SOCl2 है, ZnCl2 और HCl है, या HCl आप ले लो, ठीक है। इनका रोल क्या है, इनका रोल सिर्फ ये है कि जहां पे भी OH दिखेगा इन्हें, उस OH को हटाओ और वहां पे Cl ले आओ, बस, और कुछ नहीं है इसका रोल। लेकिन ये कहाँ पे काम नहीं करता, एरोमेटिक में ये काम नहीं करेगा, एरोमेटिक के साथ ये काम नहीं करेगा, यानी वो आपको कंफ्यूज कर देगा। अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया, तो उसे पता है, सबको पता होगा, वो ये दे देता है। अब और यहाँ पे लिख देगा +Cl5, अब बताओ क्या बनेगा। अब मैंने कहा अभी कि ये OH को हटाएगा और Cl आ जाएगा, OH को हटाएगा Cl आ जाएगा। अब तो उसने दो OH दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों OH को हटा दें, तो गलत हो जाएगा। जो भी ये रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है OH, इसको नहीं हटा पाता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये किसको हटाएगा, जो रिंग के बाहर है, ठीक है। तो ये रिंग के बाहर, तो यहाँ पे OH तो सेफ रहेगा, जो ये दूसरा बाहर वाला इसको हटा देगा, ठीक। तो ये क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ से, ये किसको एरोमेटिक में काम नहीं करता है, केवल एलिफेटिक में काम करता है। या आपको उसने और कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, आपको ये दे देगा, यहाँ पे लिख देगा OH, ठीक है, और यहाँ पे लिख देगा PCl5। तो ये बेंजीनिंग नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ तो हटा देगा ये, क्योंकि ये तो बेंजीनिंग है ही नहीं, ये तो एलिफेटिक में आ गया, ठीक है। यहाँ से Cl हट जाएगा क्योंकि ये OH है, तो OH बेंजीनिंग में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी दे देता है कई बार। तो ये आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा इससे, कि ये कॉन्सेप्ट में ये इसका रोल है क्या, लेकिन ये कहाँ क्यों कौन से OH को हटाता है। इस OH को भी हटा देगा, लेकिन सिर्फ जो रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है, बेंजीन रिंग के साथ जो अटैच है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया PCl5, तो ये रिएक्शन नहीं हो। क्यों, क्योंकि ये इस OH को हटा ही नहीं सकता, ये तो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपको बताया था कि रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, और ये डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, तो डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग, इसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जब मुश्किल हो जाएगा तो ये टूटेगा ही नहीं, तो ये रिएक्शन होगी नहीं, तो ये रिएक्शन करेगा नहीं। तो ऑर्गेनिक में आपको सबसे मेन चीज जिसको ये याद है कि किसका रोल क्या है, बाकी के साथ नहीं करेगा रिएक्शन। ये नहीं कि मैंने कुछ भी दे दिया, PCl5 लिख दिया तो रिएक्शन कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसका रोल केवल कहाँ पे, जहाँ पे OH है। जैसे OH किसमें, एसिड में OH है, जैसे CH3COOH, वहां पे भी ये आएगा। तो एसिड में है तो क्या करेगा, ये इस OH को हटा सकता है, ठीक है। तो ये Cl क्या करेगा, इस OH को हटाएगा और यहाँ Cl आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCl। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये हो गया एसाइल क्लोराइड। एसाइल, इसको कहते हैं एसाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये रोल आपको समझना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन आंसर इसमें इजी हो जाएगा। तो सेकंड इजी आपके पास होगा ऑर्गेनिक का, जिसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप देखोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, तो इसमें आपको वहां पे कोई टाइम नहीं लगेगा। टाइम सिर्फ आपको लगेगा फिजिकल में, क्योंकि वहां पे एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लगाओगे, फिर उसको कैलकुलेशन करके निकालोगे, तो उसी में आपको सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। बाकी इन ऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में जो जो चीज आपको बताई जा रही है, इसको लिख के इसको याद करते चले जाओ बस। इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, चाहे वो कहीं से भी पेपर दे दे आपको, ठीक है। तो जो अब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को सॉल्व करने में। और 10 ऑप्शन भी है आपके पास, अगर आपको ये फुल आ गए तो फिजिकल आपको कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छे चांस हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स के, ठीक है। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसका रोल क्या है। एक और आता है इसमें हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे पहला है फिंकल-स्टेन रिएक्शन। तो फिंकल-स्टेन रिएक्शन डायरेक्ट नहीं आएगी। इसका काम क्या है, देखो इसको पहचानोगे कैसे आप। तो यहाँ पे उसने लिखा होगा Cl या Br,
और उसे आप NaI से रिएक्शन कर दो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे NaI, तो आप समझ जाओ ये फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसकी पहचान ही यही है, बस फिंकलस्टीन रिएक्शन की पहचान है NaI के साथ रिएक्शन हो जाना। ठीक है, और यहाँ पे कई बार वो लिखता भी है, नहीं भी लिखता। ड्राई एसीटोन वैसे इसका परफेक्ट वो है, लेकिन ये नहीं भी लिखेगा तो आप समझ जाओ, जैसे आपने NaI देखा तो आपके पास एक ही रिएक्शन है NaI की, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाता है और यहाँ पे लग जाता है I, और NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे Cl हो चाहे यहाँ पे Br हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। आंसर यही रहेगा, बस बाई प्रोडक्ट चेंज रहेगा NaBr। ठीक है, तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज हो जाते हैं। तो आपने देखा नेम रिएक्शन से जरूर क्वेश्चन आता है, क्योंकि नेम रिएक्शन को प्रिफर करते हैं ज्यादा। औरों से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन नेम रिएक्शन से, लेकिन इनडायरेक्ट आता है, आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे स्वार्ज रिएक्शन है, इसकी पहचान क्या है कि AgF लिखा होगा यहाँ पे, या Sb2F2 लिखा होता है। मेन आपको AgF का ज्यादा देते हो, तो इसमें भी क्या होगा, CCCl या Br कहीं पे भी लिखा होगा। तो जहां पे ये Cl होगा वहां पे वो Cl को हटाएगा और वहां पे फ्लोरीन आ जाएगा। तो ये ओनली रिएक्शन है, ये मैंने आपको कल P ब्लॉक में भी बताया था कि जो फ्लोरीन है उसकी रिएक्शन हमारे पास नहीं है ऑर्गेनिक में भी। ये ओनली रिएक्शन है जो फ्लोरीन बनाता है, फ्लोरो एल्केन बनता है, जो वो केवल स्वार्ज रिएक्शन से बनता है एलिफेटिक में। बाकी हमारे पास कोई मेथड नहीं है इसके अलावा जिससे आप फ्लोरो एल्केन बना दो। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछता है कि नेम द रिएक्शन विच फॉर्म फ्लोरो एल्केन, तो दैट इज स्वार्ज रिएक्शन। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है, AgF होना। जैसे आप AgF देखोगे आप समझ जाओगे ये स्वार्ज रिएक्शन है। और ये क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। ये नहीं है कहीं पे भी जहां पे Cl देखोगे आप, जैसे Cl यहाँ पे, तो यहाँ पे हटाओ Cl, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दो। ठीक है, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन होती है, SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो जहां पे भी क्या होता है, Cl होगा वहां पे ही फ्लोरीन लग जाएगा बस। तो ये आपका स्वार्ज रिएक्शन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपके पास एक और है, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन तो ये एरोमेटिक के लिए होती है। सैंडमेयर रिएक्शन किस में काम करती है, एरोमेटिक में। ये एलिफेटिक पे काम नहीं करती। एरोमेटिक में आपको क्या देखना है, एनिलीन। अब इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे होगा, एक तो कई बार लिखता हो NaNO2 और HCl, कई बार लिखता है HONO, HONO, इसी को हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। तो कई बार वो ये नहीं लिखता, वो कहेगा नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रस एसिड। तो ये HONO है। तो ये भी वही कहानी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आप इन दोनों को मिक्स क्यों करोगे, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ये आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद रिएक्शन में इसे बनाते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, एक वर्ड बुक में देखोगे आप तो ये लिखा रहता है, इट इज इन सीटू। ठीक है, तो इन सीटू का मतलब क्या हुआ कि ये आप रिएक्शन जब हो रही है तब ये रिएक्शन के बीच में बन जाए, इस वर्ड को कहते हैं इन सीटू। ये बाहर से नहीं होगा कोई रिएक्शन। फिर क्या होता है, यहाँ पे बनता है आपका डाइएजोनियम सॉल्ट, ये N2+ और Cl-। फिर आप इसमें मिलाते हो Cu2Cl2 या CuCl, एक ही बात है। ठीक है, और HCl। तो कई बार ये HCl लिखा भी होता है, नहीं लिखा होता, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि HCl आपने पहले मिलाया हुआ। ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस को हटा देगा और Cl इसमें लग जाएगा। अगर आपने यहाँ पे Br2 यूज किया तो यहाँ Br लग जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे आप यूज करोगे वही यहाँ पे लगेगा। ऐसी वो रिएक्शन एक देता है एलिफेटिक में। एलिफेटिक में भी ऐसी होता है, देखो यहाँ पे NO2 दे दिया और यहाँ पे फिर वही दे दिया NaNO2+ HCl। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। लेकिन जो एलिफेटिक का डाइएजोनियम सॉल्ट होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, और ये बीच वाली रिएक्शन नहीं दिखाता, और ये यहाँ पे डायरेक्ट OH दिखा देता है, ध्यान रखना इसको। तो ये OH दिखा देगा, जैसे आप इसमें क्या मिलाओगे, नाइट्रस एसिड, तो आप बोलोगे ये रिएक्शन कैसे हो गया, तो होना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमने इसमें वाटर भी मिलाया हुआ, इसे वार्म करते हैं वाटर के साथ,
तब ये अल्कोहल बनता है। लेकिन कई बार ये बुक में डायरेक्ट भी दिखा देता है, तो वो केवल यहाँ पे ये लिखेगा और ये प्रोडक्ट क्या होगा, इससे प्रोडक्ट अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगा कि जो एरोमेटिक होता है इसमें ये स्टेबल होता है, लेकिन एलिफेटिक में हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये तुरंत चेंज हो जाता है अल्कोहल में। तो अल्कोहल का कहीं कोई जिगर ही नहीं था इसमें, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट देखोगे आप तो दिखेगा आपको अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो दे सकता है आपको हाई लेवल क्वेश्चन में, जो 20% होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते कि सारे क्वेश्चन में आप देखोगे केमिस्ट्री में केवल 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो हाई लेवल के आते हैं, जिसमें थोड़ा वो आपको सोचने के लिए जो है, क्योंकि वो हाई लेवल के स्टूडेंट कर सकते हैं। बाकी का 80% क्वेश्चन आपका नॉर्मल आता है। ठीक है, तो 80% मार्क्स लाने इसमें इजी है। तो ये सैंडमियर रिएक्शन होगी आपकी। इसी में एक और रिएक्शन आती है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या चेंज हो जाता है, जैसे आपने ये बेंजीन, ये इसे कहते हैं एनिलीन, ये इसे, इसका नाम है एनिलीन। पहली रिएक्शन तो दोनों की सेम होती है, NaNO2 और HCl, या होनो कहते हैं, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। लेकिन इसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन है इसने थोड़ा सा चेंज किया, इसने यहाँ पे डाला कॉपर पाउडर। तो ये कॉपर पाउडर को यूज करता है और ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, यानी ज्यादा बेटर है सैंडमियर से, और इसमें भी यही रिएक्शन होगा, यानी प्रोडक्ट सेम बनता है। बस इसने कॉपर पाउडर को यूज किया था और उसने क्या किया था, Cu2Cl2 को यूज किया था, या CuCl को, एक ही बात है। ठीक है, तो ये कई बार वो नेम रिएक्शन पूछ लेता है कि बताओ ये कौन सी नेम रिएक्शन है। तो अगर जिसने कॉपर पाउडर को यूज किया है वो आपका गेटरमैन रिएक्शन है, और जिसमें Cu2Cl2 को यूज किया है वो सैंडमियर रिएक्शन है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो यही याद करना पड़ता है आपको। तो इतना भी आपने देखा होगा तो वहां पे याद रहेगा वो। ठीक है, तो ये गेटरमैन रिएक्शन, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया पूरा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कोई डाउट किसी को? तो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें यही आएगा, एक इंटरमीडिएट पूछ लेता है कई बार वो क्या कहेगा फाइनल प्रोडक्ट पूछ लेगा आपसे। तो आपको ओवरऑल इसका नॉलेज होना चाहिए। ओके, एक आता है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल से। तो फिजिकल में कौन कौन से पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पूरे बुक में एक जैसी है, यानी आपने जो एक में पढ़ा है यही पूरे उसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। फिजिकल के लिए सारे टॉपिक सेम होते हैं। हाँ, आज अच्छे से करना है, क्योंकि अब आपको देखो उस टाइम के लिए मत बचाना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, रिवीजन जरूर करना है। एक पेपर में जिसे लिखते हो बार बार उसे बिना देखे हुए रिवाइज करना, बस उससे चैप्टर याद होते हैं। जैसे हम हुए, हमको क्या, हमने शुरू से हेडिंग लिख दी सारी, अब जो 2 टाइम्स 3 टाइम्स याद लिखते हैं तो याद हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको भी यही कहता हूँ कि पहले पूरी हेडिंग लिखो, से 2 या 3 टाइम्स रिवाइज कर दो, तो पूरी बुक ही आपको याद हो जाएगी। ठीक है, रिवीजन करते चले जाओ, और जो मेन मेन पॉइंट है उसके लिए एक अलग से पेज बना लो, उससे मेन पॉइंट को भी रिवाइज कर दो। पर डे रिवाइज करोगे आप 3 या 4 टाइम्स। इतना छोटा सा कोर्स है, अगर आप 15 डेज से 20 डेज में से अच्छा करते हो तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो फिजिकल में देखो कौन कौन से पॉइंट ज्यादा डिस्कस करता है वो आपको एक पूछेगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा इसमें आता है सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन आता है। तीसरा इसमें आता है डेंसिटी का क्वेश्चन आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं वो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 90% है चाहे अल्कोहल से चाहे एल्डिहाइड से, सबका रीजन सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन वो सबसे ज्यादा आपसे पूछता है। तो इसमें आपको क्या देखना है, देखो सबसे पहली चीज, चाहे पूरे केमिस्ट्री में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी है, कितने कार्बन एटम। जितने कार्बन एटम ज्यादा होंगे, यानी उसका जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उतना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है कार्बन किसके ज्यादा है। जिसके नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपने चेक कर दी
दूसरी चीज आपको क्या चेक करनी है इसमें से कि अगर वो हेलोजन को ज्यादा दे देता है, हेलोजन, तो जितने हेलोजन के नंबर ज्यादा होंगे, क्योंकि हेलोजन सीधी सी बात है, जैसे मैंने लिख दिया आपको, यहाँ पे लिख दिया CH3Cl और यहाँ पे लिख दिया मैंने CS2Cl2, यहाँ पे लिख दिया CsCl3 और 4 लिख दिया CCl4। तो आपको दिख रहा है यहाँ 4 हेलोजन है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो सीधी सी बात है हेलोजन का ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो जितने हेलोजन के नंबर, अगर हेलोजन देखोगे आप, अगर ये ज्यादा है तो सीधी सी बात है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो साइज है वो किसका ज्यादा होगा, हेलोजन का ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें कोई चीज देखनी ही नहीं है, देखो 3 4 3 1। और अगर मैंने कार्बन ज्यादा दे दिए, चाहे वो ब्रांच में भी है तब कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा अभी ब्रांच है, लेकिन ये ब्रांच दे दिया मैंने और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 है, और यहाँ पे मैंने दे दिया 4 कार्बन का। ठीक है, आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है, ये ब्रांच है, और आपने पढ़ा कि ब्रांच का कम होता है, लेकिन इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन, इसमेन 4 कार्बन। तो अगर कार्बन ज्यादा है और ब्रांच भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जिसके पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको कार्बन देखना है। कार्बन तब आप देखोगे अगर ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग हो गई और नंबर ऑफ कार्बन एटम सब में सेम हो गए, तब आपको देखना है कौन ज्यादा ब्रांच है। तो जितना ब्रांचिंग ज्यादा होगी, ठीक है, जितना ब्रांच ज्यादा होगा उतना क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। तो एक ये हो गया ब्रांचिंग के लिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो एक स्ट्रेट चेन है, फिर 5 कार्बन है, एक ब्रांच हो गया, और फिर 5 कार्बन है, लेकिन ये 2 ब्रांच हो गए। तो अब आप देख रहे हो कि सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हो गए, तब आप ब्रांचिंग देखोगे। तो ब्रांचिंग में जो ज्यादा ब्रांच होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी फर्स्ट पे ये होगा, सेकंड ये हो जाएगा, और थर्ड में जहां पे 2 ब्रांचिंग। ठीक है, तो इसमें कई बार वो नाम लिख के आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये भी जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फिजिकल से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो उसमें जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ज्यादा होती है ठीक है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर देता है किसमें, एरोमेटिक में आपको कंफ्यूज कर देता है। तो एरोमेटिक में क्या होगा, जैसे ये आपको दे दिया यहाँ पे ठीक है, एक ये दे दिया आपको, दूसरा ये दे दिया आपको, और तीसरा ये दे दिया आपको। वो बोलेगा बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। अब तो सब कुछ सेम है, ठीक है, यहाँ पे तो सब कुछ सेम है, और बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। तो ध्यान रखना, जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा उसका होगा जिसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, डायपोल मूवमेंट, अगर सब कुछ सेम है तो आपको क्या चेक करना है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट का मतलब प्लस और माइनस चार्ज का प्लस, ये प्लस टू माइनस, ये प्लस टू माइनस, और ये मेटा में तो ये प्लस टू माइनस, और यहाँ पे प्लस टू माइनस प्लस टू माइनस। तो पैरा में देखो आप, डायपोल मोमेंट का सम 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो ये सबसे कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट पैरा का सबसे कम होता है। और ऑर्थो में देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा वेक्टर सम, मेटा का बीच में होगा। तो ये आप देखते ही पता लगा लोगे। ठीक है, तो एरोमेटिक में ध्यान रखना ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर मेटा का, और फिर पैरा का। ठीक है, तो ये कैसे पता चला आपको, वेक्टर सम करके। ठीक है, या कई बार आपको अगर थोड़ा सा और कंफ्यूज करना चाहेगा तो इस तरीके से सिस और ट्रांस दे सकता है। Cl है, और यहाँ पे वो दे देगा Cl और ये Cl दे देगा। अब बोलेगा बताओ इन दोनों में से किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। ठीक है तो इसमें भी वेक्टर सम करना है, प्लस टू माइनस, इसमें प्लस टू माइनस और प्लस टू माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ट्रांस होता है, तो इसमें कैंसिल आउट होगा तो इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा।
इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये सिस है, तो सिस का ज्यादा हुआ, ट्रांस का कम हो जाएगा, जबकि दिखने में आपको क्या लग रहा है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट में बस एक चीज आपको देखनी है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल में क्या होता है, अगर आपको ये दो ऑप्शन दे दिए, एक दे दिया इसमें Cl ऑर्थो का, और दूसरा दे दिया यहाँ पे पैरा का, तो यहाँ पे आंसर बदल जाएगा, सिमेट्रिकल कौन ज्यादा है, पैरा ज्यादा है, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑर्थो, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक में आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो ऑर्गेनिक में ध्यान रखना पैरा का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है या ट्रांस का हाईएस्ट होता है, यानी जिसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा अगर सब कुछ सेम है तो, और जिसका अनसिमेट्रिकल है उसका कम हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्थो कम हो जाता है, पैरा का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये है इसका फिजिकल और थोड़ा केमिकल पोर्शन हम कल करते हैं, कल आपका फिनिश हो जाएगा, और ये टेक्निकल चीजें जो आपको याद रखनी है, इसको आपने क्या करना है, रिपीट करना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वहां आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने का, रिपीट करोगे, याद करते चले जाओ, आप बैठोगे तो देखोगे आप सब कुछ आपको एक जैसा लगेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और फिजिकल में आपको विद इन 20 सेकेंड लगेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने, और आप 100% सॉल्व करके आओगे सारे क्वेश्चन, बस लेकिन रिपीट करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है, किसमें हमने क्या चीज देखनी है, बस इतना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, ओके, बाय बाय।